आज फिर से देखने के लिए मुझे कुछ लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे विश्वास था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम को लड़के वालों को फ़ोन करके माफ़ी मांग ली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थीं। मुझे उनके प्यार पर कोई शक नहीं था, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद एक दादी ही थीं जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। वो मेरी दोस्त थीं, मेरी माँ थीं, वो सब कुछ थीं मेरे लिए। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं, इसलिए मैं कभी भी दादी पर शक नहीं करना चाहती थी। इस सच्चाई के बावजूद कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने माँ बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। इस भरी दुनिया में तुम ही उनका एक अकेला सहारा हो। अगर वो तुम्हारी शादी कर देंगी तो फिर इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएंगी, इसीलिए वो तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हंस देती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि तुम सब समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐरे गहरे से ब्याहना नहीं चाहती, वो मेरे लिए कोई बहुत ही ख़ास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब दादी ने हर रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी सारी सहेलियां सही कहती थीं? शाम को जब पापा घर आए तो मेरी बुआ ने कहा कि आज जो लोग निशा को देखने आए थे वो आपको कैसे लगे। मेरी बुआ की बात सुनकर दादी कहने लगी, अरे दफ़ा करो उन लोगों को, जाने कहाँ से उठकर आ गए थे, बिल्कुल ही कंगले लग रहे थे। मैं अपनी पोती का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूँगी। मैंने महसूस किया था कि पापा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने शब्दों को धीमा रखकर बोले, मम्मी आपको याद है ना, निशा पूरे 24 बरस की हो गई है। अभी तो उसके लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन 1-2 साल गुजर गया तो लोग हमारे घर आना छोड़ देंगे। फिर आप इसके लिए कहाँ से रिश्ते ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं निशा की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं उसे तुम्हारे तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद ही ना आया तो फिर क्या होगा। दादी बड़े सुकून से बोली, फिर क्या, मैं अपनी पोती को घर बिठा कर रखूँगी। उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं हैं, मैं उसे अपने साथ रख लूँगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दोस्तों की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। दादी मेरी शादी ही नहीं कराना चाहती थीं ताकि वो अकेली न रह जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही कुंवारी बैठी रहूंगी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश वो मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे ये सब तो न सहना पड़ता। इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, निशा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नामे सिर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे तैयार नहीं होना। आपको कौन सा लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बेकार में तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही कर देना है। मेरी बात सुनकर मेरी दादी मुस्कुराती हुई कहने लगी, हो सकता है ये लोग वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत रखो। दादी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे विश्वास था कि इस बार भी दादी मना कर देंगी, मगर फिर भी दादी की खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। कहने लगीं कि हमें तो निशा बहुत ही अच्छी लगी। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उस औरत की इतनी जल्दबाजी पर बौखला गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वो पैसे रख लेने का इशारा किया। मैं वो पैसे थाम कर किचन में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था। मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मैं दादी पर अब भी विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि दादी किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थीं। वो लोग वापस जा चुके थे। पापा जब शाम के वक्त घर आए तो दादी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो रमेश, मैंने निशा के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा था। कहने लगे, अच्छा मम्मी ये तो बताएं कि उन लोगों में ऐसी क्या बात थी जो आपको वो बात भा गई। दादी कहने लगीं, वो लोग हमारे शहर के बहुत बड़े अमीर हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उनकी आंखों में मैंने बेचैनी देखी थी। वो अविश्वास से बोले, मम्मी मगर ये सब। दादी ने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। मुझे 100% विश्वास है कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा
और देख लो, मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। पापा ने नाम में सिर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी वहाँ पर नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उन लोगों के साथ। बेजोड़ के रिश्तों में हमेशा औरत को ही दबना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाज नखरों से पाला है, तो इसलिए नहीं पाला कि वो लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस रमेश, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने निशा का रिश्ता तय कर दिया है, बस। मैंने उसे माँ बनकर पाला है, तो मेरा इतना तो हक बनता है ना। पापा चुप कर गए थे, मगर उनके चेहरे से मैंने महसूस किया था कि वो खुश नहीं थे। मैं अभी ये सोचकर हैरान ही हो रही थी कि क्या दादी ने सिर्फ इसलिए मेरा रिश्ता कर दिया कि वो बहुत अमीर लोग थे। मेरी दादी तो बहुत ही संतोषजनक थीं, हमेशा गरीबी में ज़िंदगी बसर की, मगर मुंह पर कभी शिकवा नहीं आया। सारी ज़िंदगी भगवान का धन्यवाद करती रहीं। लेकिन मेरे लिए जितने भी मिडिल क्लास के रिश्ते आए थे, दादी ने सबको ठुकरा दिया था। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घराने से रिश्ता आया था, तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कह दी थी। रात के समय पापा मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे, निशा, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे थे। बोले, लेकिन मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूं तो भी उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, और ना ही उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दे सकता हूं। उन लोगों का पूरे शहर में एक नाम है, एक रुतबा है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर लोगों के ताने न सुनना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे ही लोगों में हो। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, पापा, ये बातें तो आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैं पहले ही कह दिया है, आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। पापा मेरे सर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि दादी और पापा में क्या बात हुई। मेरे ससुरालियों ने कहा था कि वो दहेज के नाम पर एक रिश्ते के लिए मान गए थे और शादी भी बहुत ही सादगी से करना चाहते थे। पापा को इन बातों ने भी बहुत परेशान कर रखा था, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी, मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के समय दादी मेरे पास आकर मेरे कान में बोली, तुम बहुत बड़ी हवेली की बहू बनकर जा रही हो, थोड़ा होशियार रहना, उन लोगों में रच बस जाना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती रहना, और फिर जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे और जेवर वगैरह ले आया करना, और वो जेवर वगैरह मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इतना ज़्यादा लालची बन गई थीं कि वो मुझसे पैसों की मांग कर रही थीं? क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने लालच की खातिर ही की हो। मैं अपने दिल में हजारों उलझनें लेकर हवेली में रुखसत होकर आ गई थी। मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि न जाने मेरा पति कैसा होगा। इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई थीं। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का अंदर दाखिल हुआ था। वो बेड पर मेरे पास आकर बैठ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो निशा, ये शादी तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैंने नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा था और पहले ही नज़र में वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। मेरा पति रणवीर बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहा था। उसके बात करने के अंदाज में चाशनी घुली हुई थी। जी चाह रहा था कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वो और अमीरों जैसा नहीं था, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा और जिनके नेचर में हमेशा घमंड भरा रहता है। मैंने तो सुन रखा था कि अमीर लोग बहुत ही सख्त मिजाज होते हैं। रणबीर कहने लगा, निशा, हमारी हवेली में तुम्हें तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा जीवन साथी एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आई थी। सब मेरे ऊपर बारी सदके जा रहे थे। ये घर लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता वो मेरे हाथों में हजारों रुपये रख देता। मैंने रणवीर से इस बारे में पूछा तो कहने लगा, ये हमारा रिवाज है, नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैं बहुत सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी। तभी मुझे दादी की बात याद आई। ये पैसे मुझे उनको देने थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा पैसे उन्हें कैसे दे सकती थी।
अगर रणवीर या उसके घर वालों ने पैसों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं इसी सोच में खोई हुई थी जब एक अधेड़ उम्र की नौकरानी मेरी तरफ बढ़ी थी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, मेम साहब, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब होने का आशीर्वाद दें। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तभी घर की और नौकरानियां भी आ गईं। सबकी सब एक लाइन में खड़ी हो गई थीं, एक एक करके आगे बढ़तीं और मुझे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दे देतीं। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, मुझे घर की नौकरानियों से कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे भेंट लेने का इशारा कर दिया। जब वो चली गईं तो मेरी सास मेरे पास आईं और बोलीं, भेंट हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भेंट में क्या है और कौन दे रहा है। तुमने ये भेंट लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर की मालकिन ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली है। सास की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई तो सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे पास आकर बोली, मेम साहब, मेरा नाम दीपा है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन आप मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। मैंने दीपा का हाथ थाम लिया और बोली, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, वही मेरे लिए बहुत है। बेकार में खुद को परेशान मत करें। मैं इतना कहकर अपने पति के साथ आगे बढ़ गई थी। इस हवेली में बहुत से लोग रहते थे। मेरी सास, मेरे ससुर, उनके दो भाई, फिर उनकी औलाद और उनके बेटों की बहुएं। सबके सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहू बहू और भाभी भाभी कहकर नहीं थकते। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन दीपा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, मेम साहब, अगर आपकी सास या पति आपसे कहें कि आओ तुम्हें हवेली का तहखाना दिखा दें, तो उनकी बात हरगिज मत मानना। उनके साथ जाने की गलती मत करना। मैंने सवालिया नज़रों से दीपा की तरफ देखा था, मगर वो मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही थी। मेरे दिल में ढेरों सवाल उठ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि दीपा से पूछ कर ही रहूँगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा पति आ गया था। बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हो? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि रणवीर को पता चले कि मुझे दीपा ने ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन दीपा से बात करने का मौका तलाशती रही, मगर वो मुझे अकेली नहीं मिली। तभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी बाहर हॉल में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती थी। रात के 10 बजे तक मैंने मौका तलाश करने की कोशिश की थी, मगर जब नाकामी हुई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुबह मैं बहाने से दीपा को अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने मुझसे ये सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और रणवीर नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकले तो दीपा हॉल में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, दीपा, तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊं तो फिर तुमसे कमरे की अच्छे से सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। हम सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, निशा, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सब के सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने अविश्वास से अपनी सास की तरफ देखा था। वो कहने लगी, इस तरह क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे ये नहीं कह दिया कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। रणबीर जल्दी से कहने लगा, मम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी पत्नी घर के काम क्यों करे? मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत ही अच्छे घरों से आई थीं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पत्नी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम न करें तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी मौज मस्ती के लिए घर में फूट डलवा देती हैं। मुझे उनसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सब घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई थी। मैं इस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर दीपा भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुँह दिखाई का तोहफा ज़रूर दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास बहुत ही बिजी से अंदाज में मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। जब मेरी सास ने मेरे हाथ में दीपा का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वो डर के मारे चीख पड़ी और वो लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं गरीबों में दे दूंगी। फिर दीपा की तरफ देखकर बोली,
इस लिफाफे में पैसे ही हैं ना? दीपा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, जी बड़ी मैम साहब, पैसे ही हैं। इतनी देर में रणवीर भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फ़ौरन मेरे पति को इशारा किया तो वो जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। अगले दिन से वो नौकरानी गायब हो गई थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने पर बताई थी कि दीपा कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि दीपा को क्या अभी ही जाना था अपने गांव। मुझ पर घर के इतने काम आन पड़े कि मैंने दीपा के इस तरह से अचानक गायब हो जाने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थीं, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। हवेली में बहुत सारे लोग थे तो काम भी बहुत ज़्यादा होता था और इतना काम करने की मुझे आदत भी नहीं थी। दादी ने तो मुझे राजकुमारी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकायत थी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत तो हमसे 1000 गुना अच्छी थी? अगर मेरी शादी अपने ही जैसे लोगों में हुई होती तो मुझे ये सब कुछ सहना ना पड़ता। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में रणवीर कमरे में आ गया था तो मेरा उदास चेहरा देखकर वो खुद भी उदास हो गया। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ आ पड़ा है। तुम इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं हो। मैंने मम्मी से बात की थी। वो कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूँगी। बस मुझे कुछ दिन उसकी आजमाइश करनी है। निशा, तुम मम्मी के इकलौते बेटे की पत्नी हो। वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करेंगी। ये सब जानबूझकर वो कर रही हैं ताकि देख सकें कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं रणवीर की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी। यूं ही घर के कामों में लगे लगे 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन रणवीर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया और बोला, देखो तो, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये तो वो नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, आंखों के आसपास काले घेरे, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मैं बोली, रणवीर, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, तो मैं क्या करूं? रणवीर बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। आज तुम्हारा सारा समय सिर्फ मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। मैं फीकी सी हंसी हंस दी और बोली, क्या तुम्हें इस चीज़ की अनुमति मिल जाएगी? मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हैरान रह गई कि रणवीर सच में मुझे अपने साथ ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी सी जगह खाना खिलाया था, फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी ले गया। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में चली गई तो रणवीर बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बुलाया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी क्योंकि सामने मेरी नौकरानी दीपा खड़ी थी। वो मुझसे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। दीपा तो इसी शहर में थी, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था कि दीपा अपने गांव गई है? और फिर दीपा बार बार मुझे ये क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? ज़रूर हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो लिफाफा हर हाल में ढूंढ कर रहूँगी और उसे देख कर ही रहूँगी। जैसे ही रणवीर जूस लेकर आया, मैंने उसे घर चलने को कहा। वो हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े तो खरीद लो, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। रणवीर कुछ परेशान तो हुआ था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आई। सफाई के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे शरीर का जोड़ जोड़ दुख गया था। थकान से मैं थक कर चूर हो चुकी थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद वो लिफाफा मुझे मेरी सास के बेड के गद्दे के नीचे से मिल ही गया। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में आ गई थी। अंदर से गेट बंद करके मैंने जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थीं, मेरे पापा की और नौकरानी दीपा की। शादी की तस्वीरें देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या दीपा मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है? मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देखना शुरू कर दी थीं। उसमें दीपा और मेरे पापा की शादी के कुछ पेपर्स भी थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पापा की शादी दीपा से ही हुई थी।
थी, जहाँ पर दीपा के पिता का नाम लिखा हुआ था, चौधरी मनदीप। मनदीप तो रणवीर के दादा का नाम था, तो क्या दीपा रणवीर की बुआ थी? अगर दीपा रणवीर की बुआ थी और मेरी माँ थी, तो इसका साफ मतलब था कि मेरे पति रणवीर मेरे मामा का लड़का था। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। अभी मेरे होश ठिकाने भी नहीं आए थे कि तभी रणबीर अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस तरह हक्का बक्का बैठे देखकर वो भी परेशान हो गया। जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? रणबीर, ये सब क्या है? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सच्चाई पता नहीं थी? तुम मेरे मामा के बेटे हो। मेरी बात पर रणबीर ने अविश्वास से मेरी ओर देखा था। बोला, निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने सारे कागजात रणबीर की तरफ उछाल दिए। सारे पेपर्स देखने के बाद रणबीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। थोड़ी देर बाद हम दोनों के होश ठिकाने आए तो रणबीर ने मुझे समझाया, निशा, तुम परेशान मत हो, मैं सारी सच्चाई जानकर रहूँगा। सच्चाई जानने से पहले हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। रणबीर ने मुझे बहुत देर तक समझाया था। रणबीर के समझाने पर मैं मान गई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि रणबीर मेरे साथ था। शाम को लगभग 7 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थीं। कहने लगी, चलो तुम्हें इस हवेली का तहखाना भी दिखा दूं। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे को जान चुकी हो, मैंने सोचा आज हवेली का तहखाना भी तुम्हें दिखा दूं। मेरे दिमाग में अचानक खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। मैंने अपनी सास से कहा कि आप चलें, मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और रणबीर को मैसेज कर दिया कि आपकी माँ मुझे तहखाना दिखाने ले जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो तुम मुझे तहखाने में आकर ढूंढना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। रणबीर को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे नीचे तहखाने में ले गईं और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने मुझे कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं डर के मारे थर-थर काँप रही थी। यूं ही समय गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि धीरे धीरे अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। बहुत देर बाद किसी ने दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा तो सामने रणबीर खड़ा था। मेरी जान में जान आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। हॉल में सब लोग जमा थे। रणबीर बोला, मम्मी, मेरी पत्नी नीचे तहखाने में बंद थी, उसको वहाँ किसने बंद किया? आप तो कह रही थी कि निशा घर से भाग गई है अपने आशिक के साथ। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? रणबीर की बात सुनकर मेरी सास बहुत ज़्यादा घबरा गई थीं। बोली, वो भागने ही वाली थी। मुझे उसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो मैंने बदनामी के डर से इसे तहखाने में बंद कर दिया था। अपनी माँ की बात सुनकर रणबीर गुस्से से दहाड़ कर बोला था, झूठ, सब झूठ। तब मेरे ससुर आगे बढ़े थे और बोले, ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि जाकर निशा को तहखाने में बंद कर दो। आज मैं तुमको इसकी वजह भी बता ही दूँ कि हम निशा की जान क्यों लेना चाहते थे। ये लड़की निशा दीपा की बेटी है, लेकिन दीपा हमारी सगी बहन नहीं थी, मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। दीपा के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो पिताजी दीपा को अपने साथ ले आए थे। हम 3 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। दीपा को पाकर हम भी खुश हो गए थे, लेकिन उस समय हमें दीपा से नफरत हो गई जब पिताजी ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दीपा के नाम कर दिया। हम तीनों भाई नहीं चाहते थे कि हमारी जायदाद घर से बाहर जाए, और फिर धीरे धीरे हम तीनों भाई दीपा से नफरत करने लगे। फिर दीपा ने सोने पर सुहागा किया कि उसने घर के नौकर से भागकर शादी कर ली। इस सब के बाद भी पिताजी ने दीपा के नाम की दौलत वापस हमारे नाम पर नहीं की। कहने लगे, दीपा की ज़िंदगी है, वो जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है। हम तीनों भाई खून का घूंट पीकर रह गए थे, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमने दीपा की तलाश जारी की। कुछ समय बाद हमें दीपा मिल गई। दीपा के पति की गैर मौजूदगी में हम उसके घर पहुंचे थे, और फिर दीपा के पति को बताए बगैर ही हम दीपा को ज़बरदस्ती अपने घर ले आए और उसे अपनी हवेली में नौकरानी बना दिया। बाद में पता चला कि दीपा की एक बेटी भी है, और दीपा ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर दी है। उसने अपनी वसीयत में लिख रखा था कि जब तक मेरी बेटी 25 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो जायदाद किसी के नाम पर नहीं जा सकती। जब दीपा की बेटी 25 साल की हो जाती तो वो खुद अपनी मर्जी से वो जायदाद किसी के नाम पर कर सकती थी, या फिर जब दीपा की बेटी 25 साल की हो जाती और उसकी अचानक मौत हो जाती है, तो उस कंडीशन में जायदाद दीपा के नाम पर आ जाती, और फिर हम दीपा से ज़बरदस्ती वो जायदाद अपने नाम पर करवा लेते। हमें दीपा की बेटी का पता चला और इसीलिए तुम्हारी शादी दीपा की बेटी के साथ कर दी। अब निशा 25 साल की हो चुकी है। मैंने और तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे ताऊ और चाचा ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि निशा को तहखाने में बंद कर दो, वो वहीं घुट घुट कर मर जाएगी, और फिर सारी जायदाद दीपा के नाम पर आने के बाद हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन हमें डर था कि कहीं दीपा अपनी बेटी को सच्चाई न बता दे।
इसलिए दीपा को इस हवेली से निकालकर दूसरी हवेली में भिजवा दिया और आज दीपा को तहखाने में डलवा दिया। अपने ससुर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई थी, जबकि रणवीर गुस्से से बोला था, शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपने माँ बाप कहते हुए। आप जायदाद के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि आपने तो रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया। भले ही दीपा आपकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन दादाजी ने उसे सगी बेटी बनाकर पाला था। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज कर लेते। आज से मैं आप लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ। ये कहकर रणवीर ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी हवेली जाकर मेरी माँ को साथ लिया और फिर हम सब अपने घर आ गए थे। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। तब दादी बोली, समझ में आया कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों करती थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी निशा ही कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि दीपा ने सारी जायदाद निशा के नाम पर कर दी है और एक दिन दीपा के वो मुंह बोले भाई दीपा को ढूंढते हुए जरूर आएंगे। वो लोग दीपा को तो लेकर चले गए थे, लेकिन दीपा को उन्होंने कैद कर लिया था। मुझे ये भी विश्वास था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि सारी जायदाद निशा के नाम पर है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि वो जायदाद उनके नाम पर चली जाए और मैं उनके उठाए जाने वाले कदम का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले मैं निशा की शादी नहीं करवाना चाहती थी और फिर वो खुद ही निशा का रिश्ता लेकर आ गए। मैं जानती थी कि ये शादी सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ निशा से जायदाद लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर निशा की शादी रणवीर से कर दी थी। अब दादी को ये कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वो अपनी पोती से हाथ धोने वाली थीं। शायद भगवान ने जो किया अच्छा ही किया था। रणवीर ने अपने माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर लिया है और अब हम एक ही घर में खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।